नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बंगाल में वोट क्रांति की और बात ममता के तिलिस्म की और मोदी की गारंटी की। बात बंगाल में वोटों की सुनामी की और बात बम्पर वोटिंग से ममता रिटर्न की। क्या सत्ता परिवर्तन की? क्या इस बार बंगाल के मतदाताओं का मूड बदला है? यदि नहीं तो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ मतदान के मायने आखिर क्या हैं? मतदाताओं ने बंगाल में पहले चरण के मतदान में जो उत्साह दिखाया है, ये ममता के लिए है या मोदी के लिए, ये तय तो होगा आने वाली 4 मई को। लेकिन उससे पहले अटकलों और दावों का दौर जारी है। दावे बीजेपी और टीएमसी की अपनी अपनी जीत के हैं, क्योंकि बंगाल में भाजपा ने जो गारंटी दी है उसे उसका भरोसा है। कई मुद्दों पर निशाने पर ममता है तो कहीं बंगाल की अस्मिता को लेकर दीदी जनता के बीच है और दावा दिल्ली फतह का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले चरण की वोटिंग में 152 सीटों पर वो कौन सी सीटें रहने वाली हैं जहां बीजेपी और टीएमसी को जीत मिलने वाली है, क्योंकि एसआईआर, महिला वोटर, युवा मतदाता और सीमावर्ती जिलों का रुझान नतीजों की दिशा तय करेगा। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और विपक्षी वोटों का बंटवारा भी बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 92.88% मतदान रहा। यदि यही पैटर्न दूसरे चरण की 142 सीटों पर रहा तो यह पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा। सवाल यही है कि यह वोटिंग क्या ममता बनर्जी के लिए वापसी का संकेत है या मोदी के लिए सत्ता परिवर्तन का संदेश? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ऑलरेडी আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি, তুমি ক্যাচ করা করো। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 विधानसभा सीटों पर हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। भारी मतदान को लोकतंत्र का उत्सव तो माना ही जा रहा है। टीएमसी और भाजपा इसे अपने अपने पक्ष में जनादेश का संकेत भी मान रहे हैं। दरअसल बंगाल में इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। एक और ममता बनर्जी बंगाल की बेटी अपनी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और एसआईआर को लेकर जनता में आक्रोश के सहारे मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा भ्रष्टाचार, कटमनी, घुसपैठ और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर परिवर्तन का दावा कर रही है। जहां एक और बंगाल में दीदी लगातार बीजेपी के निशाने पर है, मोदी और शाह की गारंटी है, तो वहीं ममता बनर्जी ने इस बम्पर वोटिंग को एसआईआर के खिलाफ बंगाल के लोगों का वोट बताया और कहा कि परिवर्तन अब दिल्ली में करना है। अब आजादी के बाद पहली बार बंगाल में 92% से ज्यादा हुए मतदान को लेकर सियासी दल अपने नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जीत के दावे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम और जादवपुर में रैली के दौरान कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है और पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने दावा किया कि पहले चरण में जनता का भारी मतदान ये संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का महाजंगल राज और कटमनी का युग अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि बंगाल से अब एक ही आवाज आ रही है, पहले चरण में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। तो वहीं अमित शाह ने पहले चरण की 152 में से 110 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। कहा कि अब की बार बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 4 मई को हमारी सरकार बनेगी और बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं होगा। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी भय मुक्त होकर बीजेपी के साथ है। आज बंगाल के टैक्सी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक भय मुक्त होकर बीजेपी की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। आज नाव चलाने वाले हो
या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अब भाजपा का दावा भले ही इस बार बंगाल में बदलाव का है, लेकिन दीदी भी पीछे नहीं है। ममता दीदी की लोकप्रियता, महिला वोट बैंक और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ के दम पर मैदान में है। ममता बनर्जी चुनाव को बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी दखल की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। पहले चरण की बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी में जीत का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और दावा अब दिल्ली फतह का। মানুষ চেয়ার গড়ে, কিন্তু মানুষকে কেয়ার না করলে ওই চেয়ারটা মানুষ ফেলে দেয়। লোকসভায় পরাস্ত হয়েছেন তো মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে এমপিরা, এবং এখন তো মাইনরিটি গভর্নমেন্ট, ভয় দেখিয়ে চমকে ডিসিবিআই দেখিয়ে চালাচ্ছেন। 2026-এই পতন শুরু হয়েছে, 2026-এই আপনাদের বিদায় নিতে হবে। আগে দিল্লি সামলান, তারপরে বাংলার দিকে তাকান। আর আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। वोटर टर्नआउट जो है वो पब्लिक, हमारी पब्लिक यहाँ जो है, हमारी जो वोटर्स हैं वो हमेशा इसको गणतंत्र के उत्सव ही मानते हैं। लेकिन इस बार जो बात सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते या सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, वो ये है जिस तरीके के भय और आतंक उन्होंने तैयार किया है कि लोग अपने रोटी रोजगार को भी छोड़ के दौड़े दौड़े आए हैं वोट देने के लिए, कि क्या मालूम कल बोलेगा कि आप वोट नहीं दिए हैं, इसलिए वोट लिस्ट से आपका नाम निकाल देंगे, आगे चल के एनआरसी करेंगे। आज एसआईआर हुआ है, जो एसआईआर तो एनआरसी का पीछे ही दरवाज़ा है। इसलिए भय, आतंक, अपने रोजगार को, नौकरी को भी छोड़ के शायद भागे भागे चले आए। This was expected, and this is clear mathematics. Some genuine voters, they have been deleted or eliminated, but this is due to the elimination of dead voters and who shifted their address. So it was expected, and we predicted that. And this is totally in favor of development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. अब 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। पहले चरण में ये वही इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और घुसपैठ का मुद्दा भी काफी हावी रहा। इसके अलावा वोटिंग में बढ़ोतरी में एसआईआर को भी अहम वजह माना जा रहा है। जाहिर है महिला वोटर, अल्पसंख्यक मतदाता और ग्रामीण बंगाल, ये 3 फैक्टर चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। महिला आरक्षण, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं ममता के पक्ष में माहौल बना सकती हैं, तो वहीं केंद्रीय योजनाओं, बंगाल में गारंटी और हिंदुत्व की राजनीति भाजपा के लिए जमीन मजबूत कर रही है।
कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग के बाद भले ही भाजपा और टीएमसी के हौसले बुलंद है, लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का है। यदि शहरी और सीमावर्ती इलाकों में भाजपा बढ़त बनाती है तो सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा सकती है, लेकिन ग्रामीण और महिला वोट बैंक ममता के साथ मजबूती से खड़ा रहा तो ममता रिटर्न तय माना जाएगा। यानी बंगाल में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनादेश की बड़ी परीक्षा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ममता का तिलिस्म कायम रहेगा या मोदी की गारंटी नया इतिहास लिखेगी। अब फैसला जनता के हाथ में है और आने वाली 4 मई को तय होगा कि ममता रिटर्न या सत्ता परिवर्तन। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंगाल में जो वोट क्रांति दिखी है उसने एक सवाल तो बड़ा खड़ा किया है कि दीदी का तिलिस्म होगा या मोदी की गारंटी होगी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, पहला चरण जो हुआ है, पहले चरण की जो 152 सीटें हैं उसके जो वोटिंग परसेंट हैं वो साफ बताते हैं कि अच्छा खासा मतदान हुआ। और इसे इस नजरिए से भी समझिए कि ये किसकी तरफ झुकाव को दर्शाते हैं, क्योंकि 152 सीटें जो हैं इसमें आपको एक तो मुस्लिम बहुल तो है ही, शहरी इलाके बहुत ज्यादा हैं, आदिवासी समुदाय भी हैं, तो पूरा एक मिक्सअप था। और सबसे ज्यादा यदि इस चीज को हम लेकर चलेंगे तो ये पिछले बार से कंपेयर करके भी हम देखें कि यहाँ के नंबर ऑफ सीट्स कितनी निकली थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी टक्कर थी, लेकिन तब के आंकड़े और आज के आंकड़े, नंबर ऑफ वोटिंग जिस तरीके से हुई है, जो वोटिंग का परसेंट है, बहुत कुछ बताता है। तो किस तरफ पड़ला भारी है ये तो एक प्रमुख बात है ही। और अभी से दूसरे चरण के लिए क्या गणित बिठाने की इन कोशिश में लगे हैं राजनीतिक दल, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतिशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है लेकिन उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुशल जी आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। कुशल जी, 152 सीटों पर पहले हम कंसर्न हैं क्योंकि पहले चरण का मतदान हो गया। दूसरा चरण जो है उसके लिए बड़ी जोर शोर से रैलियां हैं, प्रचार है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो 152 सीटें थी ये बहुत कुछ तय करती हैं। पिछली बार भी आप देखिए, पहले चरण का जो, खैर पहले की तो बहुत अलग बातें होती थी, काफी लंबे चरण मिलते थे चुनाव के लिए, लेकिन अब तो 2 चरणों में इस बार समेटना है। तो पहले चरण की जो 152 सीट्स हैं उसमें पूरा मिक्सअप है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 90% से ऊपर वोटिंग होना किसकी तरफ गया है। एक कॉमन फैक्टर है जो हमेशा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, सत्ता विरोधी लहर हो सकती है यदि नंबर ऑफ वोटिंग बढ़ी है, लेकिन पिछले आप 2 रिकॉर्ड्स उठाइए, वेस्ट बंगाल में ये फैक्टर नहीं चलता। यहाँ की जनता क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। तो कितनी उम्मीदें हैं और ये जो सीटें हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कितनी बढ़त ला सकती? सबसे पहले तो आई सैल्यूट टू ऑल बंगाली पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों ने करके दिखा दिया और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि इतने 92% के आसपास लोग घर से निकले बाहर और लोगों ने वोट किया। एक तो ये फैक्टर है मोदी जी की झालमुड़ी जो सबको पसंद आई है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो इतने सालों से 15 साल, मतलब 15 साल से 3 जब से जी सरकार चला रही है बंगाल के अंदर, तब से ही इतना गुंडा राज, लोग परेशान थे, महिलाएं परेशान थी, जो वहां के लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो सब परेशान थे। तो अगर आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड से लोगों से पूछिए तो आपको पता लगेगा कि लोग कितने परेशान थे। इसी वजह से 92% के आसपास लोग वोट करने आए हैं। ममता बनर्जी जी ने अभी घबरा के, अभी मंच में जैसी 92% की वोटिंग हुई तो उन्होंने घबरा के ये बोल दिया कि ये सब SIR के खिलाफ वोटिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने जो स्टेट का फंड है वो यूज करके SIR के खिलाफ गई थी। तो ये SIR के खिलाफ वोटिंग नहीं हुई है, ये लोगों ने वोटिंग करी है। लोग भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं, लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। उन्होंने देखा है कि
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है वहां पर उस स्टेट में वहां पर बढ़ोतरी हुई है, इंडस्ट्रीज लगी हैं, नए नए स्टार्टअप्स हुए हैं। और बंगाल पिछले 15 साल से तरस था, तो आज लोगों ने करके दिखा दिया ये 92% की वोटिंग। ठीक है कुशल जी, अमित शाह का दावा है 110 सीटें आराम से आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो 110 सीटें हो सकता है दावे कर सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की ये जो सीटें हैं इस पर 110 ज्यादा नहीं हो गया दावा? मुझे ऐसा लगता है पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखें मेरे ख्याल से हम जितने भी कार्य करते हैं हम तो सोच रहे हैं कि उससे प्लस ही आए। तो अब 110 प्लस तो 100% आनी है, क्योंकि जब से चुनाव 1969 से अगर आप पूरा हिस्ट्री निकाले पश्चिम बंगाल की, 1969 से लेके 2026 तक जितनी वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। तो 100% 110 सीटों से प्लस आएगी। और मैंने पहले भी एक डिबेट करी थी, पहले डिबेट में भी बोल दिया था और अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी 20-25 दिन पहले मैंने ये लिख दिया था कि 4 मई ममता गई, और आने वाले समय में आप 5 तारीख को देखना ममता जी जा रही हैं। क्योंकि देखिए इसमें एक फैक्टर और भी है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है चुनाव के टाइम पे पश्चिम बंगाल में। इस बार टच वुड एक भी मृत्यु नहीं हुई है। लोग डरते थे वोट करने के लिए। पहले की अगर आप आंकड़ा निकाले, कभी 6000 लोगों की मृत्यु हुई, कभी 1500 लोगों की मृत्यु हुई। ये सब टीएमसी के जो गुंडे हैं ना, इन लोगों ने ये वहां पर तबाही मचा रखी थी। लोग डरते थे। मेरे पास 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आई है, दिल्ली के अंदर कुछ बंगाली रहते हैं जो वोट करने के लिए वहां जा रहे हैं। उन तक भी मेरे पास कॉल आया कि कुशल जी आप बंगाल आइए हमारे साथ, वहां पर हमारे गांव में चलिए, हम बहुत डरे पड़े, हमने वोटिंग करनी है, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को भी पता लग गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, हमारी खैर नहीं, हमें तो गांव से निकाल देंगे। तो इस बार ये भी रिकॉर्ड है कि एक भी मृत्यु नहीं हुई है। और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे तरीके से पहला फेज का जो चुनाव है वो कराया है। तो ये सारे फैक्टर अगर आप देखो, ये सारे फैक्टर एक पॉजिटिव में चल रहे हैं। इसी वजह से 110 प्लस सीटें 150% आएंगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। देखिए किसकी सरकार होगी किसकी नहीं ये तो जनता जनार्दन का निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज का हम बिल्कुल वेलकम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को हम बिल्कुल बधाई भी दे सकते हैं कि इतने अच्छे से इस तरीके से 2 चरणों में मतदान को संपन्न कराएंगे। और पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज आया है, बिल्कुल उनकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और जब भागीदारी जनता की ज्यादा होती है तो फिर बात ही अलग होती है। शाकिर अली जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। शाकिर अली जी, कैसे आप बंगाल के प्रथम चरण की 152 सीटों पे जो वोटिंग का परसेंटेज आया उसे कैसे देखते हैं और किसके साथ हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इंसानियत के साथ और देश के साथ रहती है, देश के खिलाफ कभी नहीं रहती है, ना अंग्रेजों की मुखबिर रही है कभी। अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे थे, मैं बीच बीच बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। एक तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने 110 सीट कही है, ये भी मतलब आंकड़ा तो सही है बट रिवर्स बोलते हैं। इन लोगों की आदत होती है कि 400 की जगह कभी 800 पार बोल देते हैं, कभी 2000 कुछ भी बोल जाते हैं। मतलब खुशहाली में खुश जब अपने आप को रखना चाहते हैं तो कुछ भी बोल जाता है। अभी बोलते बोलते इन्होंने कह दिया कि दिल्ली से जितने वोटर्स वेस्ट बंगाल गए उन्होंने इन्हें कहा कि आप आइए, मैं डर रहा हूँ। अब ये भी एनएसजी कमांडो क्या जो झालमुड़ी की बात कर रहे थे, तो वो एनएसजी वाले का दुकान था। एनएसजी वाले को बैठा के इनका अपना पूरा कंप्लीट टीम चलता है, इन्हें किसी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, इनकी अपनी करोड़ों की खरीदी हुई टीम होती है। तो वो झालमुड़ी आपका वैसे फेमस हुआ, इसको ज्यादा आप पॉजिटिव वे में ना लें, मैं आपको बताना पूरे देश को पता है। और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 92% जो वोटिंग हुई है वो आपके फेवर में है? पूरे देश में 42% हिंदू मुस्लिम जात पात करने के बाद आपको ये परसेंटेज आया पूरे देश में। और बंगाल अपने आप में एक देश है, उस बंगाल में तो कभी जात पात हो ही नहीं। आप हमेशा सीएम के खिलाफ नहीं, दीदी ओ दीदी, महिलाओं के खिलाफ रहना, माँ बहनों के खिलाफ रहना, और आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए कि बंगाल की महिलाएं और बंगाल के वोटर्स आपके पक्ष में हैं? जहां आप महिला के खिलाफ हैं, आप अगर सीएम के खिलाफ बोल रहे होते तो बात समझ में आती है। आप दीदी 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 करके पूरे दिन रोते रहते हो। और जिस बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिस बंगाल में दुर्गा पूजा पूरे विश्व विख्यात पूजा है, जहां माँ काली की पूजा की जाती है, वहां लगता है कि माँ बहनें आपको देखने भी आएंगी। और उस पार्टी का आप कहते हैं कि वहां किसी की मृत्यु नहीं हुई, एक मौत की सौदागर पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलती आपकी नहीं है। जहां 850 किसान को आप खा गए जो अन्नदाता हैं, पंजाब में आपकी सरकार नहीं आई, आपने चोरी से आम आदमी को बनाया, आज उसको भी गटक गए आप 10 में से 7 एमपी उनका खरीद के ले गए। क्या आपको लगता है देश समझ नहीं रहे? देश को सब समझ में आ गया है
और ये जो 92% वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये प्रतीक है इस चीज का कि वहां बेखौफ होके, इवन कि मैं प्रमाण हूं, मैं भी नोएडा में रहता हूं, यहाँ हमारी मेड भी पिछले 3 महीने पहले चली गई थी कि कहीं हमारा नाम ना निकाल दिया जाए, अपनी नौकरी छोड़ के वो चली गई वोट देने। देखिए बंगाल के लोग कितने जागरूक हैं, मेड लेवल के लोग, वर्कर 4th ग्रेड एम्प्लॉय, वो बंगाल चले गए वोट देने, और आपका पता नहीं क्या हश्र होने वाला है। ये तो 4 मई कौन गई कौन आई वो आपको तभी पता चलेगा। और गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें कि आपके अच्छे कार्य को क्या जनता पसंद कर रही है। अभी तो बड़ा अफसोस है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फादर इतने बुरी तरह पिटे हैं, तो अभी उनको होश नहीं आया है। फादरलैंड और पता नहीं किसे क्या कह देते हैं, कभी कह देते हैं मैं तो मतलब कि अवैज्ञानिक टाइप से पैदा हुआ, मैं तो रासायनिक इस तरह से मैं पैदा ही नहीं हुआ, मतलब अजीब अजीब बात करते हैं। हमें शर्म आती है, लेकिन हमें फक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब ऐसा काम नहीं चलने वाला। हमें इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए, जो 56 इंच और 55 इंच की बात नहीं करती थी, जो दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर देती थी। आप तो सिर्फ बात करते हो, बात के अलावा कुछ नहीं आपके पास, सारी खोखली चीजें हैं। मेरे पास तो वो भी लिस्ट है कि आप लोगों ने पूरे देश से कैसे ऑब्जर्वर्स को चुन के भेजा है। उत्तर प्रदेश के सारे नोटोरियस आईपीएस ऑफिसर्स को आपने भेजा है, जिसने उत्तर प्रदेश में सारा क्राइम किया, आजम खान जैसे आदमी को अरेस्ट किया। आप चेक कर लीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन का आप धन्यवाद जरूर दें, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन भी आपके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि वहां नहीं चलने वाला। वहां कल्चर वाइज लोग बड़े हाईली साउंड हैं, उनको पद का अधिकार क्या होता है, वो जात पात पे नहीं चलने वाले हैं। भगवा टांग के क्रांतिकारी वहां लोग नहीं बनता है। वहां बंगाल के लोग क्रांतिकारी मानसिकता से हैं, अपने दिल और दिमाग से। भगवा लटकाने से कोई क्रांतिकारी नहीं होता है। ठीक है शाकिर अली जी, वापस आऊंगी। एहतेशाम जी जुड़े हमारे साथ। चलिए अभी कनेक्ट नहीं है। सभी विश्लेषक मुझे लगता है बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। अमूमन राजनीतिक दल जो हैं वो पक्ष विपक्ष की लड़ाई की तरफ चली जाती है चर्चा, लेकिन एक विश्लेषण क्या कहता है पिछली बार से इस बार और इस बार के परसेंटेज के आधार पर, उस पर जाएंगे। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। सुमन जी 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और पूरा मिक्सअप था इस सीट पर। हमें इस बात को समझना है भारतीय, देखिए दावे सब कर सकते हैं, सबके राइट है, लेकिन वाकई में जो वोटिंग परसेंटेज आया है पहले चरण की इस वोटिंग को कैसे देखते हैं? ये जो ग्राफ आया 90+ वोटिंग का, ये किस तरफ जा सकता है? कुछ इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है या हम मान ले कि कुछ कहना अभी ठीक नहीं? सुमन जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हेलो। दूसरे चरण के बाद ये तय हो पाएगा कि जीत और हार किसकी होगी, लेकिन इस समय लोगों को इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही है कि 92-93% वोट कैसे हो गया, किन लोगों ने इतना वोट डाला। ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो वहां पर दो बड़ा वर्ग है, दोनों ने जमकर वोट डाला है। देखो मुस्लिम वहां पर 28% है। अगर मुस्लिम ने जमकर वोट डाला है वहां पर, तो भाजपा को उसका नुकसान हो सकता है। जिस तरह से वोट पड़ा है उससे लग रहा है कि मुस्लिम निकला है पूरी तरह से घर से। और अगर हिंदू और का वोट भी पूरा पड़ा है भाजपा को, तो टीएमसी को खतरा हो सकता है। तो अभी तो ये कहना मुश्किल है कि भी क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि आपने देखा होगा चुनाव में इस बार हुमायूं कबीर ओबीसी ये थोड़े साइड हो गए। अगर ये साइड ना हो पाते तो इसका फायदा भाजपा को ज्यादा मिलता, लेकिन लगता है कि इसका फायदा अब जो टीएमसी है उसको मिल सकता है। अभी ये चुनावी नतीजे, सेकंड टर्म का चुनाव होना है, अभी सेकंड फेज का चुनाव होना है, उसके लिए भाजपा और टीएमसी दोनों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है कि सूरज डूब गया है, कोई कह रहा है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, मैडम दीदी कह रही है कि हम बंगाल के बाद दिल्ली कूच कर जाएंगे। इस तरह मतदाताओं पर एक दबाव बनाया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव, कि देखो पहले चरण में हम बहुत आगे हैं और दूसरे चरण में वोट डालो हमें, उसमें भी हम आगे होंगे। एक दूसरी बात यह है कि बंगाल का चुनाव भले ही एक सूबे का चुनाव हो, एक प्रदेश का चुनाव हो, लेकिन इसका दूरगामी असर पूरे देश पर होने वाला है। अगर ममता ये चुनाव जीत जाती हैं तो पूरे देश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने वाली है और विपक्ष को इससे नई ऊर्जा मिलेगी, नई उम्मीद मिलेगी और हो सकता है किसी लेवल पे जाकर विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसको भी नए सिरे से बनाने की तैयारी शुरू हो जाए।
लेकिन अगर भाजपा ये जीत जाती है, जैसा ये दावा किया जा रहा है और माना भी जा रहा है काफी हद तक, अगर भाजपा जीतती है तो अगले साल जो गुजरात, पंजाब, यूपी के हिंदी भाषी 6 प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं। अगर यहाँ पर भाजपा ने बंगाल जीत लिया तो ये मानकर चलना कि अगले साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें मोदी की जय जयकार होने वाली है। इस समय पहले चरण में बड़ा टफ कंटेस्ट हुआ है। एक मैं आज देख रहा था किसी चैनल का सर्वे, वो कह रहा है कि पिछले बार तो अंतर था 10% का, 38 और 48% अंतर था भाजपा में और टीएमसी में। इस बार करीब 2% का अंतर हो रहा है। मतलब कितना टफ कंटेस्ट है, आप ये मानकर चलो। अभी ये हमें नहीं मान लेना चाहिए कि ममता जीत गई, ये भी नहीं कहना चाहिए कि भाजपा जीत गई। हमें दूसरे चरण का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। ज़किया जी, मुझे सुन पा रही हैं? मैम, क्या कहता है आपका विश्लेषण? कैसे आप इस प्रथम चरण के 152 सीटों के मतदान का जो वोटिंग परसेंट है, किसे नफा किसे नुकसान समझने की कोशिश करें तो क्या मानती? देखो राखी, मैं आपके चैनल पे नहीं, लेकिन उस दिन पूरे दिन मैं दूसरे चैनल पे थी और हमने शुरू से एक चीज कहा कि औरत जो महिलाएं हैं वो अपना यहाँ पे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा है वो दिखाएंगी। और सुबह से जो आप देखिएगा कि सुबह से ही जो एक टाइम होता है कि और हमेशा महिलाएं सोचती हैं कि हम खाना बना लेंगे, खाना के बाद निकलेंगे और ये निकलेंगे, इस टाइमिंग में निकलेंगे, वो इस बार नहीं रहा। बिल्कुल उन्होंने टाइमिंग, इनिशियल टाइमिंग के, बल्कि इस इनिशियल टाइमिंग से भी पहले लाइन में लगना, बराबरी से लाइन में लग के खड़े होके चीज। और ये बंगाल से उम्मीद थी, ये उम्मीद बहुत पहले से थी, बंगाल से भी और तमिलनाडु से भी। क्योंकि देखिए दोनों ही जगह आप महिलाओं की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी देखेंगे और पढ़े लिखे समाज की बहुत भरपूर वहाँ पे एक आप देखेगा कि संवाद देखेगा, पहला चीज। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि किसके पाले क्या, तो और एसआईआर का क्या है, इस पे इसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का रीजन ऐसा है। डेफिनेटली एसआईआर है, लेकिन एसआईआर इस वजह से नहीं क्योंकि नाम करा, इस वजह से क्योंकि लोगों के मन में एक भय आ गया है कि वी हैव टू बी प्रेजेंट इन वोटिंग स्ट्रक्चर, नहीं तो पता नहीं हमारे बच्चों के लिए आगे क्या हो जाएगा। तो इस वजह से लोग वहां पे पहुंचे। ये एसआईआर का एक बहुत ही, बोलते हैं ना कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अपना काम तो बहुत बाखूबी कर दिया और डेफिनेटली ये वोट को इंक्रीज करने का एक रीजन था। लेकिन मेरे नजर में हमेशा से रीजन जो है वो इस तरह से रहा है। दूसरी बात रहा कि अभी क्या प्रेडिक्ट है। देखो, जो लोग जो भी कहते हैं, आप एक चीज समीकरण समझो, ठीक है। एम का समीकरण जब आप पूरी ऑल टुगेदर देखते हो, ठीक है, उसमें आप महिला का और मुस्लिम का के दो डिसाइडर वाले सिस्टम चल रहे हैं। ममता को भी आउट कर दो, मोदी जी को भी आउट कर दो और सारे चीज को आउट कर दो। अभी सिर्फ दो समीकरण लेके चलो, दैट इज महिला एंड मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम के लिए इन लोगों ने काफी कोशिश की, बी टीम बना के हुमायूं को डालना, एआईएम जैसे एज यूजुअल बी टीम, आई डजंट थिंक इन लोगों ने फंड किया या कुछ किया, वो चीज पे मैं नहीं जा रही। बी टीम हर वो टीम है जहां पे आप स्टेट पॉलिटिक्स में हो, आपके खिलाफ में एक मुस्लिम खड़ा है, दूसरे मुस्लिम को आप खड़ा कर दिए, दैट इज बी टीम। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम का वोट काट लेगा तो डेफिनेटली एक अपोनेंट की जीतने की ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो चीज को भी लेके अगर चलो तो इन लोग लपेटे में आ चुके, मतलब वो अपने बोलते हैं ना सेल्फ सरेंडर वाले केस में आ चुके थे। वहां पे ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी वोटिंग हुई है वो वन साइडेड, एंड वोटिंग जहाँ पे वन साइडेड होती है वहां पे डेफिनेटली एक की तरफ जीत पूरी सिग्नल देते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो अगर, तो आप जो मेट्रो मतलब जो सिटीज हैं, जो सिटीज हैं, कॉर्पोरेट्स वाले एरियाज आ जाते हैं, या जो हमारे पहाड़ी या इस तरह के आ रहे हैं एरिया, उसमें तो डेफिनेटली महिलाएं चिक चिक के बता रही हैं कि वो दीदी को दे के आई हैं, सो में कोई डाउट नहीं है। अब कॉर्पोरेट्स में लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर हम लोग अपना सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अगर चले, जो सर्वे रिपोर्ट हम लोग ने की है उस बेसिस पे अगर बात करें, तो जितनी भी लिटरेट महिलाएं हैं उनका जो भी क्वेश्चन आया था कि महिलाओं के लिए आप आरक्षण कर रहे हैं और किसी तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल 131 को छुपा के
ये आरक्षण के नाम पे आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं बंगाल में स्पष्ट था सबके बीच में। आप किसी भी महिला से जब कि महिला आरक्षण को रोका गया तो वो साथ में जरूर ऐड करेगी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन को रोका गया। तो मतलब आप अब यही चीज अगर बिहार या कहीं और स्टेट में पूछेगा तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। डेफिनेटली दे विल से कि हाँ महिलाओं की आरक्षण को रोका गया। लेकिन जब आप कलकत्ता या तमिलनाडु की महिलाओं से ये सारी बातें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देती हैं इन हर फर्स्ट वेव ओनली कि भाई डिमिलिटेशन को भी इसमें इस तरह से किया गया और इस तरह से की बात है। यानी बियॉन्ड दी जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, जो मीडिया के जरिए प्रेजेंट करने की, या जो पूरी तरह से एक माहौल बनाया गया कि हम तो महिलाओं की आरक्षण का बात कर रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बंगाल में फेल होता भी था। और ये खुद में एक बहुत बड़ी सबूत है कि भाई किसके तरफ जा रहा है और किसके तरफ नहीं जा रहा है। ये स्पष्ट ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो चीज मैंने पॉइंट बताई वो खुल के चीख के बता रहा है कि क्या चीज है ग्राउंड पे चल रही। तो ऑलरेडी आदिवासी समाओं और ये सारी चीजें तो स्पष्ट हो चुकी थी, बाकी रहा कि इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब ये बात रहा कि सेकंड चरण में जब ये सारी बातें आएंगी कि सेकंड चरण का इलेक्शन में हमें वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट चरण का जो भी इलेक्शन रहा है, लेकिन फर्स्ट चरण जो है ये लगता है लास्ट टाइम भी ये फर्स्ट चरण निर्णायक साबित हुआ था कि क्या चीज एग्जैक्टली हो रही है। फिर भी वेट एंड वॉच। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, वोटों की जो सुनामी पहले चरण में बंगाल में दिखी है, वाकई में क्या जनता का मूड बदला है? पिछले बार के कुछ रिकॉर्ड्स को हम देखें, जो नंबर ऑफ सीट्स देखें, टीएमसी बहुत अच्छा गेन करके लाई थी। बीजेपी, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी बहुत पीछे है, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स आती हैं वो ये दिखाती हैं कि आप उसका डबल भी करोगे तो भी क्या उस आंकड़े को छू पाओगे। तो कैसे आप देखते हैं इसके गणित को? देखिए राखी, बड़ा समझने की जरूरत है। जितना मतलब लगभग 92+ % वोट जो है बंगाल की जनता ने दिया, तो उसमें एक चीज़ और भी देखना होगा कि जो नाम कटे हैं, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, तो अगर वो उतने वोट कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो पिछली बार जो वोट मिला था 85% जो वोट मिला था, वो अगर जोड़ा जाए तो लगभग जो है वहाँ पहुँचता है। बंगाल में आज से नहीं, पहले से भी जनता जागरूक है और वोट करती आ रही। खास करके उत्तर भारत की तुलना में बंगाल में अक्सर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है। सवाल ये नहीं उठता है कि यहाँ पर आने वाले समय में क्या होगा, किसको वोट मिलेगा, लेकिन 2-3 चीज़ों को समझना होगा। जिस दावे के साथ गृहमंत्री अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम 110+ जा रहे हैं, तो उनके दावों में भी दम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी समझा जा सकता है कि पिछले जितने भी विधानसभा इलेक्शन हुए, अभी पिछले सालों का आप ट्रेंड देख रही हैं, तो जिसको भी वोट मिला है क्लियर मैंडेट मिला है, और कहीं कहीं भारी बहुमत से जो जिसकी भी सरकार बनी है। तो बंगाल में भी लगभग यही स्थिति है, पहले चरण की वोटिंग हो या दूसरे चरण की वोटिंग हो। अगर आप ये देखेंगी कि जो भी सरकारें किसी भी राज्य की हैं, आपने देखा जनता का मूड हमेशा ये रहता है कि एकदम स्पष्ट सरकार बननी चाहिए, और वो हमेशा बनाते आ रही है। तो यहाँ अब ये देखना है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को जो है स्पष्ट बहुमत मिल रहा है जो पिछले चुनाव में मिला था, या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत। अगर ये इतना वोट परसेंटेज है 92+, तो आप ये मान के चलिए अगले चरण में भी लगभग यही परसेंटेज होगा, कम नहीं होने वाला है। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था करके रखा है, उसमें लोगों ने बड़ा खुल करके, इस बार ये बात सही है कि बहुत छिटफुट हिंसा हुई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुई। तो अब जो वोटर भी जागरूक हो कि बजाय हम हिंसा करने के, हम वोट डाल करके जो जनता अपनी ताकत बताती है। तो यहाँ का दोनों का सिनेरियो थोड़ा अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि अगले चरण में क्या होगा। अगले चरण में क्या होगा, वही होगा जो पिछले चरण में हुआ है, उससे कहीं कुछ अलग होने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना कि जिसको भी मिलेगा क्लियर मैंडेट मिलेगा, अब वो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। अब एक सवाल बड़ा जरूर खड़ा होता है कि किसका कितना प्रभाव पड़ता है। वीमेन रिजर्वेशन का कितना प्रभाव पड़ा, जो बिल रुका, विधेयक हुआ, उसका वहाँ की जनता में। और अभी मैडम बता भी रही थी कि उत्तर भारत में अगर पूछिए कि मैंने कई जगह पर देखा भी, जन आक्रोश रैली वगैरह के बहुत सारे फुटेज वगैरह हम लोग पास आते रहते हैं, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आए, तो उनको पता नहीं कि क्यों आए,
लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल की जो महिलाएं हैं वो जानती हैं कि वीमेन रिजर्वेशन बिल क्यों रुका, परसीमन क्या होगा। तो इस बीच में भी उनको समझना होगा। और इस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, मतलब महिलाओं ने खुल के वोट किया है। अगर 92% वोट है राखी, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग जो है 50-50 वोटिंग है। मतलब जितने पुरुषों ने किया उतनी महिलाओं ने भी किया, तो कहीं 19-20 नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं वोटों देखा होगा आपने कि अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा निकल करके वोट देती। खास करके आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं को, जो लाभार्थी महिलाएं वो तो निकल के वोट डालती ही हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ दोनों का पलड़ा बराबर है। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा ये तय कर लिया है कि भाई इसको चुनाव को जीतना है। और इसलिए भी उनके लिए जीतना जरूरी है कि आने वाले हिंदी पट्टी के कई राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर बंगाल फतह भारतीय जनता पार्टी करती है तो इन राज्यों में उनको जीतना बहुत आसान हो जाता है। और उनको एक तरह से जो ब्रेक लगने वाला एकदम उनका जो जिसे कहते हैं ना दिग्विजयी रथ, वो पूरा जो है अश्वमेध का घोड़ा ही चलेगा। और उत्तर भारत में लगा पूरा जो है एनडीए न कहते हुए बल्कि ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। तो हमें लगता है कि ये जो चुनाव बड़ा क्रूशियल है। और इस चुनाव में जो कुछ भी होने जा रहा है, ये देश के लिए एक नया अध्याय जुड़ेगा। और इसमें ये दिशा दशा तय होगी कि विपक्ष कहाँ पर है, हाशिए पर है कि विपक्ष भी रेस में है। तो इसको समझना होगा। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। और एहतेशाम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी, क्योंकि लगातार बंगाल की डिबेट में हम और आप हमेशा ही चर्चाओं में रहे, और प्रथम चरण की जो वोटिंग का परसेंट आया है, वाकई में कुछ कह नहीं सकते। अभी तक जितना भी विश्लेषण आ रहा है वो यही है कि 50-50 है और क्लियर मैंडेट है। ये वाकई हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि 152 सीटों की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है 110 सीटें हम लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात है कि स्पीच कॉर्पोरेशन में हक है अपनी बात करने का, और अपनी समझिए के हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन कहीं हमें लगता है ये दिन में सपना देखने के बराबर हो जाएगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं 152 में से 110 सीट हम ले आ पाएंगे। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल लोगों के विरुद्ध में SIR किए, बंगाल विरोधी पार्टी समझिए, जो जहाँ बांग्ला बोला जाता है, जो मेरे लोग रहते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको घुसपैठिया कहा जाता है, उनको रोहिंग्या कहा जाता है, उनको बांग्लादेशिया कहा जाता है। तो इनको अपेक्षा पश्चिम बंगाल से नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर। ये जो है, ये जो आपने देखा 92.8% जो वोटिंग हुई है, ये समझिए हमारी सरकार के पक्ष में है। ममता बनर्जी को चौथी बार सरकार में लाने के पक्ष में है। आपने देखा होगा 93 से 95 सीट हमारा 100 जो जहां अभी विधानसभा का कल इलेक्शन हुआ वहां पे हमारे पास 100 पर्याप्त समझिए 95 से लेकर के हम तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर हमारे किसी भी पोजीशन में नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ 152 में से कम 110 सीट जो है, कल की जो चुनाव हुई है पहली फेज की, तो हम लोग 110 सीट प्लस वहां लेके आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का 2026 में डबल डिजिट में भी आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा। स्पष्ट रूप से इसलिए हम लोगों ने लोगों के प्रति 10 करोड़ जनता जो हमारे बीच में है 50% के लिए मतदाता महिला वोटिंग पड़ी है। तो आपको जान के खुशी होगी 2 लाख माताओं बहनों को ममता बनर्जी करके 17 साल लक्ष्मी भंडार के देते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे शादी का जब समय एहतेशाम जी, आपका ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है। हम सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा ऑडियो ब्रेक है। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ ऑडियो पे ही जोड़ें, क्योंकि वीडियो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका वॉइस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब तक कनेक्ट करते हैं, मैं वापस जल्दी से जैसे ही कनेक्ट हो एहतेशाम जी आप बताइएगा। और वापस से एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी, कुशल जी
देखिए ये बात तो सच है, जीत हार जिसकी भी होगी जनता का ये निर्णय होगा, लेकिन इन सीटों के बाद देखिए मंथन तो शुरू हो जाता है और जब वोटिंग के परसेंट आते हैं तो फिर गणित साफ बैठता है कि कहाँ किस तरफ से किस बूथ से कितनी चीजें निकली हैं तो किसके फेवर में जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगला जो चरण है उसकी तैयारी होगी। क्यों जीत के लिए बिल्कुल, क्योंकि कमल खिलाना है तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जितना सर्वे है, जितनी चीजें हैं, सबके अलग अलग सर्वे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। मैं किसी का कोई पर्टिकुलर किसी को कोड करके ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज्यादातर जितना अब तक सुना ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गेन अच्छा करेगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ममता दीदी के सामने सरकार बना के ले जाना। नहीं, देखिए टोटल जो 110 सीटें को जो दावा किया है ना हमारे माननीय श्री अमित शाह जी ने, वो सोच समझ के किया है। टोटल 152 सीटें हैं जिसमें से 75% सीटें आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है, जिसमें से 110 प्लस सीटें आएंगी। इसका मेन मुख्य कारण ये है कि जो एसआईआर का जो ये स्टार्ट हुआ पूरे देश में, एसआईआर की वजह से ही इस टाइम पे आप ये देखिए, एसआईआर की वजह से, जब एसआईआर का नहीं था उससे पहले घोस्ट वोटिंग होती थी, उससे पहले डेड वोटिंग होती थी, ऐसे वोटर्स होते थे जो रहते ही नहीं है वहां पर, है ना। तो ये सारा एसआईआर की वजह से ये सारा खत्म हो गया। तो अब सही आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वजह से और उनके काम की वजह से सही आंकड़े आए सामने कि इतने वोटर पश्चिम बंगाल के अंदर है, इतने वोटर इस गांव में है, इतने वोटर इस गांव में है। तो एक एक्यूरेसी आ गई। तो उस एक्यूरेसी को देख के ही जनता बाहर निकली है कि पहले जनता को भरोसा नहीं था कि अगर हम वोट डाल रहे हैं कहाँ वोट जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। ये जनता ने भी देखा ना, ये महिलाओं ने भी देखा। तो ये अब आप ये देखिए, जो ममता बनर्जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी मेरे ख्याल से शायद थोड़े दिन की और रहेंगी, वो जब वो थी तो उन्होंने मंच से ये बोला था कि वहां पर जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे के बाद कोई भी महिला को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कौन से सीएम है, ऐसी कौन सी मतलब हम कौन से शताब्दी में रह रहे हैं, हम 2026 में रह रहे हैं और हम सीएम ये बोल रही है कि 7 बजे के बाद निकलने की जरूरत नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए ये कितना मतलब डरावना वाला सीन है। तो आप ये देखिए। तो और मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब पिछले चुनाव में ऐसा होता रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे तक जितने भी बूथ होते थे पश्चिम बंगाल के अंदर, चाहे वो गांव हो चाहे वो जैसे स्टेट हो, वहां पर जो बूथ लगते थे उसमें 12 साढ़े 12 बजे तक और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनके बूथ लगते थे, उसके बाद सब गायब हो जाते थे, क्योंकि 3 से लेके 5 बजे तक ममता जी का अपना खेला चलता था। डराना धमकाना, लोगों को मारना, टीएमसी के गुंडे पहुंच जाते थे लोगों के घरों में, कार्यकर्ताओं के, दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को डराना। पर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 बजे हो या 4 बजे हो या 5 बजे हो, ये 3 से 5 वाला ऐसा कोई नहीं हुआ। सब वोट देने आए। चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी एज हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो आदमी हो, 18 प्लस जितने भी हैं सारे वोट देने आए हैं। तो कोई डर नहीं है अंदर, इसी वजह से तो वोट देने आए हैं। तो ये वन साइडेड है बिल्कुल। जकिया जी ने जो बोला है कि दिस विल बी वन साइड, इट इज वन साइड और भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है और 110 प्लस सीटें आके रहेंगी। कुशल जी, उत्तर बंगाल की यदि मैं बात करूं और 2021 का हम थोड़ा सा जिक्र कर लें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से सीटें गेन करी थी। फिर भी आपको पता है ओवरऑल एक रिकॉर्ड निकला था, 106 सीटें टीएमसी की थी, बाकी की जो सीटें थी 46 वो आपके खाते में गई थी। इसका आप डबल भी करिए या अपोजिट भी करिए, जो दावा 110 का है, चलिए मैं कह रही हूँ 106 का भी होता तो बिल्कुल ही अलग बात हो रही है। मतलब 110 के दावे में पिछले रिकॉर्ड को देके बहुत दूर ना जाएं तो 106 सीटें निकाली थी टीएमसी ने यहां से और आप 46, इससे ज्यादा मान लीजिए। देखिए अब इस बार के वोटिंग परसेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, पिछली बार भी आंकड़ा 84-85% के आसपास गया था, तो अच्छी वोटिंग हुई है। मान लीजिए थोड़ा और बढ़त भी करें तो दुगना भी जा सकता है, दुगना से थोड़ा और बढ़ाइए, लेकिन तो भी क्या उस आंकड़े को छुएंगे? और टीएमसी के 106 आंकड़े को तोड़ पाना, बहुत सारी बातें हैं। कुशल जी। हाँ जी, अच्छा, हेलो।
मुझे थोड़ा सा बताइए, 106 टीएमसी को पिछली बार मिली थी, आप इस बार 110 का दावा कर रहे हैं, तो जो 46 आपको मिली थी कितना बढ़ जाएगा उसमें? तो बहुत सारा, ऐसे हम यदि निकालें तो बहुत बड़ी ग्रोथ है फिर ये तो, जो बड़ी मुश्किल सी भी है। बहुत सीधा सा सवाल है सर, इतना आसान तो नहीं होता। सॉरी, वो कनेक्शन आवाज नहीं आ रही थी। जो 106 सीटें जो पहले जो टीएमसी आप कह रहे हैं, वो देखिए वो गुंडागर्दी से आई थी, वो तानाशाही से आई थी, लोगों को डरा डरा के आई थी, गांव में लोगों को जा के डरा डरा के लोगों ने वोट दिए थे। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं ना टीएमसी वाले, इसी वजह से तो पहले हुआ ही है। पर इलेक्शन नहीं, इस बार आप देखिएगा 110 सीटें प्लस आएंगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू। सर मेरे पास तो रिकॉर्ड है, मैं तो वेस्ट बंगाल की 4 मई को मैं जरूर बैठूंगी सबके साथ में, और एक बड़ा दिन भी होता है, फिर हम देखेंगे दावों में कितना दम है और कितनी चीजें हैं। लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड्स को इसलिए नहीं भूलते क्योंकि नेक टू नेक फाइट जब होती है तब देखना पड़ता है कितना किसके खाते में गया, तो ये बड़ा सवाल है। एहतेशाम जी अपनी बात पूरी करिएगा, और मैं तो आपसे तो ये भी पूछ सकती हूँ अब मैं, 106 से कितना बढ़ेंगे? देखिए, हम इनके जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये जहां झोपड़ी में रह रहे हैं, हम महल का ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट हाई राइज रह रहे हैं, झोपड़ी के घर में हाई राइज में देख रहे हैं, बिल्डिंग के अपार्टमेंट में मेरा फ्लैट होगा। ये सपना चूर चूर होगा भारतीय जनता पार्टी का। और 110 का जो आपके चैनल के माध्यम से राखी जी बोल रहे हैं, इनका धराशायी की तरह समझ लें मीडिया का। और कम से कम वहां से जहां 152 सीट का इलेक्शन कल जो हुआ है, 92% से ऊपर मतदाताओं ने वोट किया है। ये SIR के विरुद्ध में फ्रंट में आकर करके, खासकर हमारे माताओं बहनें, जहां जहां बंगला बोले जाते हैं, ये बंगला विरोधी, ये इनको जहां जहां लोग बंगला बोलने वाले हैं उनको बोलते हैं बंगाली है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी जो सिर्फ लोगों को झूठ और बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है आज तक। कोई भी देखिए, बिहार की माताओं बहनें 10,000 रुपया लेकर करके जब सरकार बन जाती है तो उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। दिल्ली के माताओं बहनों को इन लोगों ने बेवकूफ बना के रखा। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, मैं 2,500 रुपया दे दूंगा, लेकिन 15 महीना वहां सरकार बने हो गए, लेकिन 2,500 रुपया भी नहीं मिल पाया। और अभी ये नया जुमला पश्चिम बंगाल में हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी दे रहे हैं, माताओं बहनों हमारी सरकार बना दो, मैं 3,000 रुपया दूंगा। अरे भाई, आप 15 लाख का भी वादा किया था। जब आपके जैसा मीडिया जब सवाल किया तो आपने कहा अरे वो चुनाव का समय था, झूठ बोला जाता, चुनावी जुमला था। तो ये जुमला है। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत शिक्षित है राखी जी, ये समझना होगा। यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति नहीं होती है। यहाँ शुरू से आप देखेंगे तो यहाँ विकास के नाम में, डेवलपमेंट के नाम पे ही सरकार जिसकी भी होती है। और आने वाले जो 2026 में 4 मई का दिन होगा, हम लोग चौथी बार ममता बनर्जी को फुल मेजोरिटी में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कम से कम 230 प्लस सीट लेके आएंगे राखी जी। इसलिए हम लोगों ने अच्छा, एहतेशाम जी मुझे एक आंकड़ा बताइए, 152 सीटों में से कितनी सीटें, 110 तो बीजेपी ने दावा करा, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं टीएमसी की? अभी आपने उसको दुरुस्त किया राखी जी, आपने दुरुस्त किया। जो हमारे भारतीय जनता का पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम 110 सीट लेके आएंगे, तो हमारा 106 सीट अभी मौजूदा है। तो मैं 35 सीटें आएंगी, 35 से 40 सीट इससे ऊपर नहीं आने वाली। हम दावा कर रहे हैं कम से कम 110 सीट हमारी वहां बनती है। इसलिए हमने 10 करोड़ जनता के लिए हमने बहुत सारे योजनाएं की हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे धार्मिक समझ लीजिए महाकाल की मंदिर वहां बनने जा रही है। आप देखा होगा कि हमारे जहाँ पे जो मिदनापुर है वहां भव्य जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण हुआ है। आपने देखा कोलकाता में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से दुर्गा आंगन बनाए हैं। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक हर धर्म के लोगों के लिए हमारी नेत्री ने काम किए हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ समझ लिए चौका मार रहे, जिसको हिंदी में बोलते हैं 4 मई को हम लोग चौथी बार
समझ लिए सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए ये मुस्लिम विरोधी, ये बांग्ला विरोधी, ये देश के जो किसान विरोधी, ये महिला ठीक है विरोधी, एहतेशाम जी, विरोधी, यानी ये आपको पार्टी लगता है राखी जी। 106 मौजूदा हैं तो 110 तो आपकी बनती हैं, लेकिन बीजेपी, अभी कुशल जी कह रहे थे 35 से 36 सीट आएगी। ये अपोजिट आंकड़े की बात कर रहे हैं सर आप एक दूसरे के साथ, पिछले बार के कैलकुलेशन से 35 से 40 जुमला है सीटें राखी आएंगी, जी। क्योंकि 35 से 40 सीटें आएंगी, क्योंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहां पर अगर कोई जय श्री राम भी बोल देगा ना, तो ये उनकी नैया पार करा देंगे टीएमसी वाले, मैं जानता हूँ। आप ग्राउंड रियलिटी जाइए, ग्राउंड रियलिटी लोगों से पूछिए, वहां पर इतना बुरा हाल है। ठीक है सर राखी जी, 30 सेकंड राखी जी, 30 सेकंड। ये माँ काली की शाकिर धरती अली है, जी, ये समय माँ दूंगी, एक दुर्गा की सेकंड। धरती है, ये सरस्वती की धरती है। ये धरती जो है, हर रीजनल अलग अलग, हर जगह धार्मिक जगह होते हैं। आप लोग तो इसी मुंबई चर्चा का में समझ बता लिए दे रहे गणपति हैं, बप्पा बार बार मोरिया कहते है। हैं कि जाति और धर्म की राजनीति बंगाल में नहीं है, वो तो यही इसी चर्चा से पता चल रहा है कि कितनी है और कितनी नहीं है। खुलकर बात आ रही है कि क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। खैर, जनता का निर्णय है, उसका स्वागत करेंगे जो भी होगा। और हाँ, सैयद शाकिर अली जी बोलिए। जी एहतेशाम साहब थोड़ा गलत दिशा में जा रहे थे। इनको ये कहना चाहिए था कि वहां जात पात की राजनीति नहीं होती, जो सच्चाई भी है। हालांकि ये कुछ कहने के क्रम में मंदिर उंदिर पे ज्यादा चर्चा कर गया। भाजपा की ये जो बड़े शक्ल सूरत से अच्छे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, शरीफ दिख रहे हैं जब कम बोलते हैं तो, लेकिन प्रभु राम के नाम पे जो इनको शर्म आनी चाहिए, ये अयोध्या हार गए। राम जी जहां जहां गए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे विस्फोटक मुख्यमंत्री इनके, जिनको हर जगह शर्मसार होकर लौटना पड़ता है, कर्नाटक से लौटना पड़ा उन्हें। कर्नाटक के लोगों ने वापस कर दिया था कि डोंट टॉक नॉनसेंस ओवर हियर। अगर आपको मंदिर मस्जिद डिस्कस करना है, उत्तर प्रदेश जाइए। आप प्रभु राम का नाम लेते हैं, प्रभु राम जहां जहां गए, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक आप हार गए, तो राम जी का नाम छोड़ दिए। अभी बड़े अच्छे पैनलिस्ट हमारे सीनियर बैठे थे, नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, उन्होंने भी कहा कि दिग्विजय होगा और अश्वमेध यात्रा जैसा, अश्वमेध का घोड़ा जैसा जीत साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभु राम का आशीर्वाद जब इन्हें अयोध्या में नहीं मिला, तो बंगाल में कहां मिलने जा रहा है। रहा सवाल आंकड़ों का, ये जैसे बता रहे हैं ना, जो तृणमूल कांग्रेस का जो ममता दीदी का जो बता रहे हैं कि 35 से 40 आएगा, बात तो ये सही कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा पलट दे रहे हैं। क्योंकि ये बीजेपी के लोग जो आते हैं वो पॉलिटिकल तो होते नहीं है, वो मालिक नौकर का वहां पद होता है। मालिक ने जो कह के सिखा दिया, तोता को वैसे आके यहाँ टोटो टोटो करते रहना है। इनके पास कोई अपनी जानकारी होती नहीं है, ये भुगतान के आधार पे आते हैं, इनकी पार्टी चलती है भुगतान पे। ये अडानी अंबानी पे करते हैं इनके मालिकों को, और इनके मालिक अपने तोता को जो बोल के भेजते हैं, तोता मैना को, किस तरह गुटुरगु करके तुम चैनल पे चले आओ। तो इनकी गलती नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक लग रहे हैं। कम से कम अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये भी राम मंदिर, मुस्लिम हिंदू जो इनकी यूएसपी होती है, उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन एथिकल बात नहीं कर रहे। अभी बोलते बोलते इन्होंने कह दिया कि 110% हम जीतने जा रहे हैं। अरे 100 के ऊपर भी होता है क्या? आप उतावले हो जाते हैं। 100% भी बोलते तो चलो झूठ मान के हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन 110% क्या होता है भाई? सीखिए, समझिए, और आपको देश देख रहा है। ये बड़ा अच्छा चैनल है, ये बिका हुआ चैनल नहीं है। यहाँ बड़ा फिल्टर करके सच्चाई को दिखाया जाता है, और बीजेपी वहां ऐसा पटखनी खाना। हाँ, बीजेपी का ये तय है कि वो वहां के हार को पूरे देश में जरूर भुनाएगी कि मुल्लाओं ने जिता दिया, महिलाओं ने जिता दिया, ये ड्रामा करेंगे ये, लेकिन वहां 100% हारने जा रहे हैं। मैंने 2 महीना पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिख दिया था कि वो बुरी तरह वहां हारने जा रहे हैं। बंगाल में इनका कुछ नहीं चलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं कुशल जी? 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, छोटी छोटी संक्षिप्त एक प्रतिक्रिया बाकी मेहमानों की आ जाए, फिर मैं समय दूंगी बहुत जल्दी। कांग्रेस का हाथ दिखाना चाह रहे हैं कुशल जी, कांग्रेस का हाथ दिखा रहे हैं बार बार। मैं वहां आने वाला हूँ भविष्य में। सुमन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसी की बने दो चरणों के बाद, लेकिन भाजपा बेहतर करने वाली है इस बार। पिछली बार 70 सीट ली थी, 777 सीटें ली थी। मेरा अनुमान है कि 120 को क्रॉस करके जाएगी कम से कम। ये नहीं मेरा सरकार बना लेगी या नहीं बनाएगी, लेकिन कम से कम 120 क्रॉस करके जाने वाली है। जितनी मेहनत नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। डबल डिजिट के ऊपर नहीं जाएगी। इस बार ज्ञानेश जी अपनी नौकरी खोने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो ज़किया जी, सवालिया दोबारा फिर आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर करेगी भाजपा इस बार। ठीक है, ठीक है, ज़किया जी जल्दी से। ताकि मैंने पहले ही जैसे कहा कि लोग अपनी जो भी सोच रखते हैं, धरातल पे जो चीजें हैं उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि धरातल पे जो चीजें हम लोग देख के आ रहे हैं, जो चीजों पे हमने काम कर लिया, जो सर्वे हमारे पास आ गई, जो लोगों से हमने बात कर लिया। अभी आप ये बोल रहे थे कि वो
आदिवासी और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहां पे डरा धमका के वो तो पूरी दीदी दीदी कर रहे हैं। कहीं पे एक मुझे ऐसा वीडियो नहीं मिला। और बूथ जब वोटिंग हो रही थी उसी टाइम में बीजेपी की सारी बूथ खाली थी, इनके खुद के एजेंट्स जो थे वो टीएमसी के साथ जाके बैठ गए थे तो वोटिंग के बीच में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने मिली और इस चीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल हर जगह, मतलब ठीक है आपको नहीं देखने मिला, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आपने किसी और चैनल के जरिए देख लीजिए, बहुत सारी जगह इस चीज को स्पष्ट तरीके से दिखाया गया। ठीक है, ये अनुमानित भी बोलते तो समझ में आता, मतलब एकदम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के हाँ 110 आ रही और उस पे बहस करना, उस पे आगे बढ़ना। खैर सोच अच्छी है, चार पार भी होनी थी, बहुत सारी चीजें, अच्छी बात। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। नहीं राखी, देखिए अगर बीजेपी बेहतर कर रही है तो मेजॉरिटी में 130 से 125 की कोई बात नहीं है। अगर नहीं कर पा रही तो वही जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर जनता जो भी मैंडेट दी बड़ा क्लियर मैंडेट दी। यहाँ कहीं कोई कांटे वाटे का संघर्ष आज की डेट में नहीं है। जनता पूरा फैसला जानबूझ के करती है और जिस प्रदेश में 92% से ज़्यादा मतदान हुआ हो वहाँ की जनता तो और भी जागरूक होगी। और मैं अभी जाकिर भाई हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता साकिर भाई, सॉरी, तो आपने कहा कि मैंने कहा कि अश्वमेध का घोड़ा छोड़, मैंने ये नहीं कहा था। अगर वहाँ जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो मैं बोल रहा था, ऐसा थोड़ी कि मैंने बोल दिया कि आप यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस तरह से कर रही। एक जो कयास लगाया जा रहा मैं उसकी बात कर रहा था। और शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ पर जो भी पैनल में जो बातें हो रही, भाई हर दल अपनी अपनी बात रखता है, तो आप वो अपने आप को जीत बताएगा ही। कौन है ऐसा दल जो चुनाव में जाने के बाद ये ना बोले कि हम जीत नहीं रहे, चाहे भले वो निर्दलीय हो। तो यहाँ पर तो ये सारी बातें होती रहती हैं और जो चुनाव है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आगे देखिए 4 मई को क्या होता है, कौन जाता है कौन आता है, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। हाँ कुशल जी, क्योंकि समय मांगा था, बिल्कुल 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा सर। हाँ जी, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं तो उन्होंने अभी बोला कि हम महाकाल का मंदिर बनाने जा रहे हैं, जय श्री राम जी के ऊपर बात चढ़ी है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है कि कितने समय से राम मंदिर की लड़ाई हो रही थी और ये इतने समय से लड़ाई हो रही है राम मंदिर की, सबको पता है। तो हमने लोगों के लिए वहाँ पर राम मंदिर खुद विराजमान हुए। ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये टीएमसी वाले कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम महाकाल मंदिर बनाएंगे, हम ये मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने से आप चुनाव नहीं जीत रहे, मंदिर बनाने से आप चुनाव, पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। मंदिर बनाने से चुनाव नहीं जीते जाते। दिल्ली के मंगोलपुरी की दुर्गा मंदिर को बाज़ाब्ते बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया और उसमें सिर्फ इकलौती ज़किया खान खड़ी थी जिसने मीडिया भेज के और जबरदस्ती वहां पे एंट्रिंग करा के मंदिर को सिर्फ ध्वस्त होने से बचा पाई। बाकी पूरे चीजों को सत्यानाश कर दिया गया। वही दुर्गा मंदिर जिस दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा के नाम पे आज वोट मांगा जा रहा है। देखिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पल आज भी है, 4 मई को भी होगा और इसके बाद 142 जो सीटें हैं, दूसरा चरण जो होगा वो भी बड़ा कितने नंबर ऑफ परसेंटेज के साथ आता है हम देखेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए क्या वाकई इस बार बंगाल के मतदाताओं का मूड बदला है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है क्लियर मैंडेट होगा और आने वाले समय में किसकी सरकार होगी ये भी हमें 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल जो वोटिंग परसेंट आया है ये समझ आता है कि 50-50 हुआ है और अब अगला चरण जो होगा उसके बाद के आकलन पे हम और आप बैठेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।